अब दिख रही ना? आवाज तो आ रही है। यस सर। हाँ। यस सर। यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो आज हम पावर पॉइंट मेथड से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? तो जो यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है अपना, उसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं। वो टॉपिक क्या क्या हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कई सारे ये टॉपिक हैं जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे। ये सारे टॉपिक अपने आएंगे, ठीक है? लेकिन आज ये सारे डिस्कस तो नहीं यस किए। सर। हाँ, आज थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसमें पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। ये तो हमारी डेफिनेशन है, यानी कि कोई सरफेस है, उससे अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स। इतना लेट ज्वाइन करते हैं ना तो क्लास में डिस्टर्ब होता है, इसीलिए कहता हूँ सब एक साथ ज्वाइन किया करो। तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि जैसे कोई सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या करते थे अपने, कोई सरफेस होती थी ना, उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी लाइन पास कर रहे हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस कितनी पास कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है? इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस। यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका और एरिया का कंपोनेंट का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर जो ds है, ds क्या है? अपना एरिया एलिमेंट है, ठीक है? ds कोई एरिया एलिमेंट है। एन कैप क्या है? इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी में लेते हैं, तो एन कैप जो उसके नॉर्मल डायरेक्शन होती है, उस एरिया की डायरेक्शन हम मानते हैं। एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन ये क्या है? एन कैप, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की, ठीक है? तो एन कैप तो हमने डायरेक्शन मानी। अब जो बी वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर हमने इसको माना है जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है जिस डायरेक्शन में, उसे हमने बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? तो यहाँ पर बी कॉस थीटा क्या हो गया? जो एन कैप है, यानी कि जो नॉर्मल वेक्टर है, उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आ गया, ठीक है? तो आपका जो फ्लक्स आएगा डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस, जैसे कि जस्ट इसके ऊपर डेफिनेशन बताई थी। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस एंड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो आपका एरिया है, एरिया क्या है? यहाँ पर डी एस वैक्टर है, ठीक है? और कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर है। डॉट प्रोडक्ट जब हम खोलेंगे तो आपका कॉस थीटा का सिंबल, कॉस थीटा लिख के आता है, ठीक है? अब डायरेक्शन ऑफ डी एस वैक्टर इज अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस एंड एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यानी कि यहाँ पर जो वेक्टर की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, वो नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक है? ये तो अभी हमने बताया ही था। अब देखो, ये जो डी फाई आया ना, डी फाई इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा आया। जब डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो डॉट प्रोडक्ट उनमें लगा है, तो उन्हें हम खोलते हैं तो क्या बनता है? कॉस थीटा का सिंबल आता है, ठीक है? अब जब क्रॉस प्रोडक्ट लगा होता है वहां पर साइन थीटा आता है, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है? फिर देखो कोई ज्वाइन कर रहा है। ये इतना लेट ज्वाइन करना ठीक नहीं है। जो भी ज्वाइन कर रहे हैं शिवानी, और फिर हद कर दी, पूरा क्लास डिस्टर्ब होती है ना। आप लोग खुद ही देख रहे हो कि इतना डिस्टरबेंस हो रहा है ना, तो इसलिए अब टाइम पे ज्वाइन किया करो जितने भी हैं। तो यहाँ पर बचे हैं 26 मात्र, सिर्फ शक्ल दिखाने आते हैं शायद शुरू शुरू में। सर 32 बच्चे। हाँ, 32 हैं। यस 32। सर। अच्छा हाँ, 27 मैसेज हैं। ओके, तो ये देखो, ये अपने कहाँ थे? हाँ, तो ये डी फाई है वो बी डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है?
अब फाई क्या होगा, बी ए, यानी कि एरिया वेक्टर को अगर हमने पहले डीएस कंपोनेंट लिया था, फिर इनको ज्वाइन करना ठीक नहीं है, हम शायद कल से ज्वाइन ही नहीं करूंगा जो लेट आएगा। शिवानी खराडी, अभी तो शिवानी ज्वाइन की थी, फिर ये इतना लेट क्यों आ रहे हो आप लोग? शिवानी और ये कौन थी, संस्कृति? हाँ, जब मर्जी होगी तब ज्वाइन करोगे क्या क्लास में? 5 मिनट का टाइम होता है, 5 मिनट में ज्वाइन करो तो करो, नहीं करना है तो ना करो, ठीक है? पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है इस वजह से। अब ये देखो फाई इक्वल टू बी ए, यानी कि ए जो हमने लिया है, अब पहले हमने डीएस लिया था, डीएस यानी कि छोटा सा एलिमेंट, ठीक है? अब डीएस को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यानी कि पूरा एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं ना तो पूरा एरिया कंपोनेंट हम ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो कैपिटल ए है वो हमारा एरिया दिखा रहा है, ठीक है? पूरे सरफेस का एरिया दिखा रहा है, ठीक है? तो यानी जो फाई हो गया आपका, जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि बी ए, और ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एन कैप डायरेक्शन है, तो वो हमने डायरेक्ट एन कैप लिख दिया, ठीक है? तो यानी फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है? और पॉजिटिव फ्लक्स की वैल्यू देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज पॉजिटिव फॉर 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक एंड 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, ठीक है? मैग्नेटिक फ्लक्स की ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है 0 डिग्री से लेके। एक काम कर सकते हैं, आप ही में से किसी को इंचार्ज बना दें मीटिंग होस्ट करने का, वो होस्ट कर लेगा, ज्वाइन करवाता रहेगा नेक्स्ट टाइम से। यस सर, कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे डिस्टरबेंस होता है ना बार बार। देखो ये आ गया अपना पॉजिटिव फ्लक्स की वैल्यू है जो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है, यानी कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि कॉस थीटा जो पॉजिटिव है वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है? कॉस थीटा की वैल्यू होती है, जैसे अपने क्वाड्रेंट होते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, ये तो शायद 10th क्लास में ही पढ़े थे, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 डिग्री का, वहाँ पर सारे थीटा, जितने कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक जितने भी हैं सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन थीटा का पॉजिटिव आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें कॉस थीटा पॉजिटिव आता है, ठीक है? यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो 0 डिग्री से 90 डिग्री का है वहाँ पर कॉस थीटा तो पॉजिटिव होगा ही होगा। अब फिर जो फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 डिग्री से 360 डिग्री का, वहाँ पर भी कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, यानी कि जहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब जीरो फ्लक्स कहाँ पर होगा, जहाँ कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा 90 डिग्री तो अपना कॉस थीटा 0, थीटा 270 डिग्री तो भी कॉस थीटा 0, ठीक है? निगेटिव फ्लक्स कहाँ कहाँ पे होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज निगेटिव फॉर 90 डिग्री से लेके 270 डिग्री। अगर जो कॉस थीटा की वैल्यू है जहाँ पर निगेटिव हो रही है वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी निगेटिव होगी, ठीक है? फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 0 एंड फाई इक्वल टू बीई। जब अपना थीटा 0 होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, ठीक है? एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो करता है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, उस केस में हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा, ठीक है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा तो कॉस 0 होता है अपना 1, ठीक है? कॉस 0 हो गया 1 तो फाई इक्वल टू बी ए, ठीक है? फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, अभी जस्ट फार्मूला हमने बताया था पिछली स्लाइड में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए कॉइल कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। अब इस फार्मूले से ही हम पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में, किसी भी कॉइल में किस किस वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है? तो पहला स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी कि फाई ऊपर फार्मूला लिखा है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है? तो यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो बी की वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है? बी की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, यानी कि अपना जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ए लिखा है ना यहाँ पर, ए भी अगर चेंज हो रहा है तो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा, ठीक है?
द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड थीटा, यानी कि अगर थीटा चेंज हो रहा है, कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो भी अपना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई कॉम्बिनेशन हो ऊपर, या तीनों चीज़ें चेंज करो, एक चीज़ चेंज करो, दो चीज़ें चेंज करो, तो उस केस में भी अपना एरिया वो फ्लक्स चेंज होएगा, ठीक है। अब देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी एसआई यूनिट होती है वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये ठीक याद रख लेना। और जो सीजीएस यूनिट है इसकी वो है मैक्सवेल, ठीक है। एक मैक्सवेल इक्वल टू होता है 10⁻⁸ वेबर, यानी कि जो मैक्सवेल की क्वांटिटी है वो एसआई यूनिट में, अगर वेबर की क्वांटिटी है तो एसआई यूनिट में जो वेबर की क्वांटिटी है उसकी 10⁻⁸ वेबर के इक्वल होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। एक यूनिट एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है उसे हम फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। फ्लक्स डेंसिटी क्या है? एक छोटे से यूनिट एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट कर रहा है, ठीक है, वो फ्लक्स डेंसिटी हम उसे बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन भी उसे हम बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी उसे बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी उसे बोल सकते हैं, यानी कि एक यूनिट एरिया में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करें एक यूनिट एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, तो उसे हम मैग्नेटिक, एक मिनट, तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की शुरुआत हो रही है एक प्रकार से, तो उसमें फैराडे का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे ने दो तीन एक्सपेरिमेंट किए थे, वो एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे वो देखो। जो अपना पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था फैराडे ने, एक मैग्नेट रखी थी, बीच में मैग्नेट दिखाई पड़ रही है, साइड में दो कॉइल दिखाई पड़ रहे हैं हमें, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में भी कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो होगा क्या, जैसे मैग्नेट एक कॉइल की तरफ आ रही है, एक कॉइल की तरफ आ रही है, दोबारा हम बताते हैं, जैसे मैग्नेट हमारी एक कॉइल की तरफ आई तो क्या हुआ, जो पहली कॉइल है अब उसमें नॉर्थ पोल साइड में डेवलप हो गया, ठीक है। और दूसरी कॉइल में जस्ट इसके अपोजिट जो कॉइल रखी है वहां पर भी नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है, ठीक है। अभी ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने जो किया है वो ये है, जस्ट कॉइल जो आ रही है, मैग्नेट आ रही है दूसरी कॉइल के पास, गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन हुआ था, ठीक है। यानी कि जब फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या देखा कि जब कॉइल रखी हुई है, अपनी कॉइल रखी हुई स्टेशनरी, ठीक है, उसके पास में हम मैग्नेट ला रहे हैं, जब हम मैग्नेट ला रहे हैं, मैग्नेट का हम नॉर्थ पोल ला रहे हैं, तो कॉइल में भी स्टार्टिंग में नॉर्थ पोल डेवलप होगा, ठीक है। यानी कि नॉर्थ पोल डेवलप होंगे। एक प्रकार का एक लॉ है, लेंज ने एक लॉ दिया था जो कि हम आगे बताएंगे, उससे आपको ये चीज याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। होता क्या है एक्चुअली, ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, शुरू में अच्छी नहीं लग रही, कोई काम करना है आपको, वो स्टार्टिंग में करोगे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, उससे आप दूर भागने की कोशिश करोगे, उससे हटने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब मान लो वही काम आप करना शुरू कर दिए हो, रोज कर रहे हो, कई दिनों तक लगातार कर रहे हो, फिर आपसे कोई कहे कि हमें आपको उस काम से हटाया जाएगा, बाहर किया जाएगा, तो आप कहोगे नहीं हमें ये करना है। पहले तो जिस चीज का अपोज कर रहे थे हम लोग, अब बाद में उसी चीज का हम सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हमें यही करना है, हमें इससे दूर नहीं जाना है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हो क्या रहा, जैसे पहले मैग्नेट आ रही कॉइल के पास, तो ये कॉइल मैग्नेट का अपोज करना चाहेगी, मैग्नेट का अपोज करना चाहेगी, तो यानी नॉर्थ पोल इसके पास में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कॉइल जो बगल में दूर कॉइल है वो इसको सपोर्ट करेगी, ठीक है, वो इसको सपोर्ट करेगी, तो यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो दूसरी कॉइल है वहां पर नॉर्थ पोल डेवलप होगा, जिससे कि ये मैग्नेट सपोर्ट करेगी, ठीक है। ये लेंज लॉ में आएगा, ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो एक नीचे भी दिया है इसी प्रकार से, यानी कि जो आपका साउथ पोल जा रहा है मैग्नेट का, वो जस्ट कॉइल में
दूसरी कॉइल में साउथ पोल ऑटोमेटिकली डेवलप कर देगा। ऑटोमेटिकली डेवलप कर देगा, इससे होगा क्या कि अपोज करेगा, यानी कि इस चेंज को स्वीकार नहीं करेगा कि मैग्नेट उसके पास आए, ठीक है, अपोजिशन होगा इस केस में, ठीक है। अब वैसे ही यहां पर देखो, पहले ये बताओ इसमें डाउट है क्या, समझ में आई चीज, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, समझ में आई? हाँ यस सर। अच्छा, समझ में आई है, अच्छी बात है। किसी को ऐसा नहीं समझ में ना आई हो? कोई ऐसा है जिसे समझ में नहीं आई? अच्छा। हाँ, चलो ठीक है, समझ में आई तो अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। हमारे ख्याल से ये तो 10th में भी था, तो समझ में आना चाहिए। 10th में भी था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, थोड़ा बहुत जब अपने वो पढ़ते थे इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह, तो उसमें आता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कुछ। हाँ सर 10th में बस इतना था कि मैग्नेट पास लाने पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, हाँ तो वही है लगभग, जो अपना मैग्नेट पास ला रहे हैं ना, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर पोलैरिटी भी आ रही है, ठीक है, पोलैरिटी भी ध्यान रखनी है। अब ये देखो, यहाँ पर जैसे मैग्नेट लाए हम, नॉर्थ पोल मैग्नेट का ला रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी जो कॉइल में नॉर्थ पोल पहले डेवलप हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है। ये यानी कि स्वीकार नहीं करना चाहता कि मेरे पास मैग्नेट आए, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। यानी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कब पॉसिबल हो सकता है, जब इसके पास नॉर्थ पोल ना आए, जब खुद ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अगल बगल में आ जाएंगे ना, तभी तो पॉसिबल है। जब कॉइल में भी नॉर्थ पोल होगा और मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल, जब दोनों पास में होंगे तो ये दोनों अपोज करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। उस केस में ही अपोजिशन पॉसिबल है, जब ये दोनों पोल सेम पोलैरिटी के हों, आसपास सेम पोलैरिटी के पोल्स आ जाएं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू पोजीशन ऑफ द कॉइल and the magnet due to magnetic lines of force cutting at different angle at the same cross section area। एक्चुअली होता क्या, जो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम चेंज कराते हैं, इस केस में हो क्या रहा है, जैसे अपने मैग्नेट पास ला रहे हैं या फिर मैग्नेट हम दूर ले जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, जो अपनी कॉइल है, कॉइल के अलोंग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे हम मैग्नेट लाए, मैग्नेट है हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं। अब जब हम इस परमानेंट मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहे हैं, तो हो क्या रहा है, कॉइल के जो एरिया एलिमेंट हैं, कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, पर्टिकुलरली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता चला जाए, जैसे जैसे हम मैग्नेट पास ला रहे हैं या दूर ला रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल के अक्रॉस, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उस वजह से हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई होगी शायद, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर हम कॉइल को और मैग्नेट को पास लाके हम रख दिए, इसको अगर हम मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, कॉइल भी रखी हुई है, मैग्नेट भी रखी हुई है, तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट नहीं होगा और अपने गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसके लिए जरूरी क्या है कि हमारी मैग्नेट मूवमेंट होना चाहिए। मैग्नेट में अगर मूवमेंट होगा, मैग्नेट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगी। हाँ, मैग्नेट में जब मूवमेंट होगा ना, मैग्नेट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रही है, तो उस वजह से अपना क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के अक्रॉस चेंज हो रहा है और अपनी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व क्या क्या किया वो देखो, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। हमने ऑब्जर्व किया जो कॉइल और मैग्नेट है उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि या फिर आपकी मैग्नेट कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव करे या फिर कॉइल मैग्नेट के रिस्पेक्ट में मूव करे, दोनों का मोशन होना चाहिए। मोशन आप ऐसे भी करा सकते हो कि दोनों, मान लो आप स्कूटर पे रख दिए, गाड़ी पे रख दिए, दोनों को लिए चले गए, तो उस केस में हम नहीं बोलेंगे रिलेटिव मोशन है, क्योंकि मूव तो कर रहे हैं, दोनों मोशन में है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं। हमें क्या कराना है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन्हें मूव कराना है, ठीक है। कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेंगे तो उसे बोलेंगे हम रिलेटिव मोशन। उस केस में आपका ये जो फिनोमिना पीछे हमने बताए थे वो ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। द इंड्यूस्ड पोलरिटी ऑफ मैग्नेट इन द कॉइल। हमने और क्या देखा यहाँ पर कि जो आपकी मैग्नेट और कॉइल थी, वहाँ पर जो कॉइल थी आपकी, वहाँ पर पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुई थी। जैसे हम
साउथ पोल पास में ला रहे थे, तो आपका देखा था कि हमने साउथ पोल अपने इंड्यूस हो गया था ना कॉइल पे, तो यानी कि वहां पर अपनी पोलरिटी इंड्यूस हो रही थी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में अपने करंट फ्लो कराया था, उस वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी हो रहा था। पास ला रहे थे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कुछ और थी, दूर ले जाएंगे हम मैग्नेट को तो उसमें डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कुछ और होगी, ठीक है। दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ that the induced current is available only as long as there is a relative motion between the coil and the magnet, यानी कि आपका जब तक रिलेटिव मोशन होगा तभी तक आपका इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता रहेगा, ठीक है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो आपका करंट डेवलप नहीं होगा, ठीक है। नोट फर्स्ट, कॉइल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग द मैग्नेट, कॉइल को हम मूव कैसे करा सकते हैं, मैग्नेट को फिक्स करके, मैग्नेट हमने फिक्स कर दी, कॉइल को मूव करा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, बोथ कॉइल एंड द मैग्नेट कैन बी मूव्ड, कॉइल और मैग्नेट दोनों मूव कर सकती हैं, या फिर एक दूसरे की तरफ या फिर एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ कॉइल एंड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेट, यानी कि जब हम कॉइल या मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो उसके वजह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट आएगा, ठीक है। या फिर आप कॉइल मूव कराओ या फिर मैग्नेट मूव कराओ, दोनों केस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। करंट एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इज लार्ज इफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट एंड हेंस द चेंज ऑफ द फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल इज मोर, यानी जब आपका कॉइल का रिलेटिव मोशन लार्ज वेलोसिटी से होगा, जब लार्ज वेलोसिटी से कॉइल का रिलेटिव मोशन होगा तो उस केस में क्या होगा कि आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा तो आपका करंट जो इंड्यूस हो रहा है वो भी ज़्यादा अमाउंट का करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। कॉइल में रिलेटिव मोशन ज़्यादा होगा, यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं तो उस केस में फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी ज़्यादा होगा और उस वजह से करंट इंड्यूस्ड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। फैराडे का दूसरा एक्सपेरिमेंट है, देखेंगे या फिर टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का? नेक्स्ट क्लास का टाइम तो नहीं हो गया, 9:16 हो गए, 9:20, 4 मिनट बाकी। 4 मिनट में क्या हो पाएगा, छोड़ो फिर नेक्स्ट क्लास में